हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण है तो उसमें आपको चैप्टर मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वर्ण विचार। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम दे चुके हैं वर्ण विचार का। ये है हमारा कौन सा सेकेंड पार्ट। और लगातार आपकी क्लासेस सुपर टेट की आ रही हैं। जो स्टूडेंट जो शिक्षक भावी शिक्षक बनने जा रहे हो तो उनके लिए क्लासें आ रही हैं लगातार सुपर टेट की 2023 की। और फुल मॉडल पेपर की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। तो इसलिए आप इन क्लासों को स्टार्टिंग से लेकर शुरू से लेकर अंत तक इसे ज़रूर देखें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम बीच में बता देते हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम आपको इसको लास्ट में बताते हैं। तो इसलिए इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर इनको देखिएगा। और हर चैप्टर जैसे आपका हिंदी का हुआ पार्ट, इंग्लिश का हुआ, जीके का हुआ, जितने आपके सुपर टेट के जो पार्ट हैं वो उसमें पार्ट में से जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपके हम यहाँ पर करवाए जाएंगे आपके सारे, और लगातार हो रहे हैं। उनको आप क्लासों को जरूर देखें। जो पिछली वीडियो हमारी हो चुकी है सुपर टेट की उनको भी देख लीजिएगा, और जो लगातार क्लास चल रही है उनको भी देखें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। और ये चैनल नेम है देव एग्जाम स्टडी, इस तरीके का लोगो बना होगा, वही हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वरों का जो उच्चारण स्थान था उसकी बात हो चुकी है। तो आज है कौन सा, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान वो किस प्रकार होता है और स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो किस प्रकार होता है, वो यहाँ पर इस तरह की बात कही गई है। तो देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में बताया गया, 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 8 वर्ग वो कौन कौन से होंगे, जैसे कंठस्थ व्यंजन हो गया, है ना, कंठस्थ व्यंजन हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ्य हो गया, दंतोष्ठ्य हो गया। इस प्रकार की आपके व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं किसकी, तो फर्स्ट हमारी बात हो रही है किस पे, कंठस्थ व्यंजन की। ये क्या रहा है, कंठस्थ व्यंजन ये है जिन व्यंजनों की ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ क्या होता है, गला होता है। जो गले से जो आवाज निकलती है, जो वर्ण व अक्षर की आवाज जो निकलती है कंठ से, वही कंठ या गला से, वही कंठस्थ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आप बोलिएगा कै, क्या बोलेंगे, कै। कै को हम बोलेंगे, जैसे आपने कै को बोला, कै को बोलेंगे तो क्या हुआ, कै, तो गै से निकला। खे बोलेंगे तो क्या, खे, गले से आवाज आ रही है, कंठ से आ रही है। इसी तरीके हम घे को बोलेंगे, वो भी क्या, गे, घे, ड़ खाली, है ना। तो इस तरीके के हम जब आवाज निकालेंगे तो वो हमारी कौन सी होती हैं, कंठस्थ ध्वनियाँ होती हैं, कंठस्थ व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, ना कि वो क्या होती है, स्वर। ये नहीं है, ये क्या है, कै खे गे घे ड़ खाली क्या है, ये हमारी कंठस्थ कंठे व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ये व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा कंठस्थ व्यंजन। कभी मत भूलिएगा, का से लेकर अण खाली तक 5 आते हैं इसमें वर्ड। वो होते हैं क्या, कंठस्थ व्यंजन, या कंठ बोलिए कंठे व्यंजन, वर्ग व्यंजन, क्या नाम, सॉरी, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन, है ना। इस तरीके के सभी आपको व्यंजन मिलेंगे। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, सेकंड तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा अग्रभाग ताल को स्पर्श करती है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जो आपकी जिह्वा, जिह्वा क्या होती है, जीभ होती है। जीभ का जो भाग होता है ना आगे का, वो स्पर्श करता है तालु को जब स्पर्श करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देख लीजिएगा। जैसे च बोलो, च, छ, ज, झ। देखो, च, छ, ज, झ, झ। इस तरीके से आप बोलोगे तो ये क्या हो गए, हमारे तालव्य व्यंजन हो गए। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन इसका पूछा जाता है वो भी मैं क्लास के एंड में लास्ट में आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे यहाँ से आता है आपके एग्जाम में।
और ये आप समझ जाओ सुपर टेट के लिए सबसे नंबर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी क्लासें आ रही हैं। जो आपके सिलेबस में जो चैप्टर हैं, जो आपके पार्ट है, उन्हीं के पार्टों के चैप्टर हम लगातार करवा रहे हैं। ये आप क्लास को देखना मत भूलें, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें इसे। तो च छ ज झ ये क्या है, हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन में जो एक्स्ट्रा मान लो अलग से, जैसे स ये भी क्या है, जैसे स हुआ, ये है, ये दोनों, तो ये क्या है, ये भी हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, च छ ज झ ये, और ये स सलजम वाला ये क्या हो गए, तालव्य व्यंजन हो गए। कंठस्थ व्यंजन में, कंठस्थ में समझ लो क आ जाता है कंठस्थ में, तो क को स्टार्टिंग के लिए क ख ग घ ड़ खाली, तो ये 5 आते हैं। तो आप समझ जाएं। और जो लास्ट का होता है पंचम वर्ण, वो पंचम वर्ण कौन सा होता है, वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे एड़े खाली है वो भी हो गया, ए खाली है वो भी हो गया, न खाली होता वो भी हो गया। जितने खाली वाले वर्ड होते हैं वो हमारे अनुनासिक वर्ण व्यंजन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो इस तरीके आपको तालव्य व्यंजन की बात हो गई है, तो आपको तालव्य व्यंजन पता हो गए होंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य व्यंजन। पहले आपने कंठस्थ व्यंजन को पढ़ लिया, तालव्य व्यंजन को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मूर्धन्य व्यंजन को। मूर्धन्य व्यंजन जब जिह्वा को उल्टी क्या, उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है। जो निचला भाग, नीचे का भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न स्वर को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन, अब आप मूर्धन्य व्यंजन को बोल के देख लीजिएगा। जैसे, है ना, तो मूर्धन्य व्यंजन में जैसे क्या, ट बोल के बोलिएगा, ट ठ ड ढ। तो जीभ की उल्टी, वही नोक, क्या निचला भाग जो होता है ना मूर्धा से स्पर्श करता है, वही मूर्धन्य व्यंजन होता है। समझे, ट डेढ़ है और अड़े खाली, ये क्या है हमारे, ये हमारे होते हैं मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन आपको पता हो गए। ट ठ डेढ़ है अड़े खाली, देख लो 5 वर्ड हुए इसमें, ट ठ डेढ़ अड़, ये क्या हो गए हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा 4 कौन सा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 दंते व्यंजन। जो दंते व्यंजन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीरा का मतलब जीव की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। क्या होता है दंते व्यंजन में, जिन व्यंजनों की उच्चारण में जिया क्या जीव होती है कि नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंते व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बोलिएगा, आप बोलें, जैसे आप बोलें तय, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तय, तय आपने बोला तय, तो क्या कैसी लग रही है जीभ, ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रही है, ऊपरी दांतों को, तय थ द ध और स, ये क्या होते हैं, ये दंते व्यंजन कहलाते हैं। तो दंते व्यंजन क्या होता है, ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। मूर्धा में क्या होता है, ठ, मतलब कैसी पलटी हुई, उल्टी हुई नोक को जो निचला भाग मूर्धा को स्पर्श करता है वो मूर्धा होता है, ध्यान दें। और दंते व्यंजन में यही चीज होती है कि थ मतलब ऊपर को, ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है, थ द ध और स। तो ये क्या, थ द ध और न होता है। तो यहाँ पर स आ गया, कोई बात नहीं, इसको काट के आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा न, थ द ध न खाली, ये होते हमारे कौन से दंते व्यंजन कहलाते हैं। तो दंते व्यंजन आपके हो गए, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 पॉइंट पे, ओष्ठ्य व्यंजन। क्या है ये है ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, प फ व भ और म, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य में आप समझ जाएं कि श्वास का अवरोध होता है, उसमें अवरोध होता है। कैसे अवरोध होता है, जब उच्चारण करने में, उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे प बोल लीजिएगा, प
फै, बै, भै। ओंठों को, जो ओठ है ना, ये दोनों एक जैसे पै, फै, ओंठों से बोलते हैं, तो वही होता है ओष्ठ्य व्यंजन। अब ओष्ठ्य व्यंजन आपको पता हो गए हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हमारे होते हैं, तालव्य व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, और दंतीय व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, और कंठ्य व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। ये आपके हो गए 5। ये 5 के 5 क्या होते हैं, ये आपके वर्ड होते हैं, व्यंजन वर्ड आपको पता हो गए हैं, है ना, ओष्ठ व्यंजन तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दंतोष्ठ्य व्यंजन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है दंतोष्ठ्य व्यंजन। दंतोष्ठ्य व्यंजन, ये तो आपके ओष्ठ्य व्यंजन हो गए। दंतोष्ठ्य व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला जो भाग होता है, निचला भाग ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, वो क्या होते हैं, दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। एक ही कौन होता है, वह जो है, तो दंतोष्ठ्य जो व्यंजन होता है वो सिर्फ एक ही वर्ड होता है। वो क्या होता है, आपका होता है वे। जो वे होता है वो केवल दंतोष्ठ्य। बहुत बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन से है। बै दे दिया जाएगा, से दे दिया जाएगा, तय दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें आपको बताने की जरूरत है कि दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा सही है। जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता हो जाएगा कि जो दंतोष्ठ्य व्यंजन वो केवल हमारा वह ही होता है। नेक्स्ट, वत्स व्यंजन। जो वत्स व्यंजन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग क्या होता है, वत्स जो व्यंजन होते हैं, कौन से, जो वत्स व्यंजन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा क्या, जीभ, ऊपरी भाग को मसूड़ों क्या होता है, वक्र से होता है, को स्पर्श करता है, वही वत्स व्यंजन कहलाते हैं। आप बोल के देखिएगा कि जैसे बोलो आप ने बोलो ने, तो ये जो आपका जीभ का जो भाग है आगे का, वो आपके मसूड़ों को टच करता है। देखो बोल के दिखिएगा, न र ले, तो जीभ है ना, वो आपका जो जीभ का ऊपरी भाग है वो मसूड़ों को स्पर्श करता है, वही न र ले, वही होते हैं क्या, वत्स व्यंजन कहलाते हैं। तो वत्स व्यंजन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इन शब्दों को, वर्ड को बोलिएगा, इन वर्डों को आप उच्चारण करके देखो तो आपको कभी भी इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि वत्स व्यंजन वही होते हैं जो जीभ मसूड़ों को स्पर्श कर जाती है। आप बोल के देख लीजिएगा, न र ल, तो वही हमारे वत्स व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वर यंत्रमुखी। जो स्वर यंत्रमुखी, या इसको बोलते हैं काकल व्यंजन, या स्वर यंत्रमुखी बोल लीजिएगा या काकल व्यंजन बोल लीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई सांस, जो अंदर से आती हुई जो सांस होती है, सांस तीव्र वेग से स्पर्श, तो उच्चारण करने में जो स्वतंत्र स्वर यंत्रमुखी जो व्यंजन होते हैं, तो क्या होता है उसमें जो उच्चारण करते हैं उसको, तो अंदर से जो सांस आती है तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर स्पर्श या संघर्ष उत्पन्न करती है, तो वहाँ क्या होता है, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आप सीधे से आप इसको समझ लीजिएगा, स्वर यंत्रमुखी काकल व्यंजन वही होते हैं जो एक तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं, वो यंत्रमुखी होते हैं। उनको आप काकल व्यंजन भी कह लीजिएगा या स्वर यंत्रमुखी भी कह लीजिएगा, क्योंकि कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि काकल व्यंजन कौन सा है, और कभी अगर स्वर यंत्रमुखी पूछ लिया जाए तो आप दोनों में कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी। करने की आपको ज़रूरत क्या है कि स्वर यंत्रमुखी और काकल व्यंजन एक ही होते हैं। वो हमारा कौन सा है, वो सिर्फ होता है कौन सा है, जो है वो केवल स्वर यंत्रमुखी है, यानी काकल व्यंजन होता है। उसी प्रकार से दंतोष्ठ्य व्यंजन, जो हमने दंतोष्ठ्य व्यंजन बताया वो भी एक ही होता है, कौन सा, वह जो होता है वह वकील वाला, तो वही क्या होता है, दंतोष्ठ्य व्यंजन होता है केवल एक। और ऐसे ही स्वर यंत्रमुखी और एन मतलब वह काकल व्यंजन, वो भी केवल है होता है। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अतिरिक्त
अब इन यहाँ तक तो मैंने जान लिया कि व्यंजनों के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास हो चुकी है स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो हम दे चुके हैं, उस क्लास को आप जरूर देखें, है ना। अब देखते हैं इनके अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इनके अतिरिक्त व्यंजनों को घोषत्व प्राण तत्व के आधार पर भी बांटा जा सकता है। प्राण तत्व के आधार पर भी बांटा जा सकता है, घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व है जो प्राण तत्व है, उनके आधार पर क्या बांटा गया है। देखिए, अघोष व्यंजन आपने एग्जाम में बहुत एग्जाम आपने दिए होंगे, मुझे पता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो। सुपर टेट की आपने यूपी टेट निकाल लिया है, सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो समझते हैं कि आप भावी शिक्षक बन गए हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ गए हो, समझ लो देव एग्जाम स्टडी चैनल पर अगर आ गए हो आप, तो आपको कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ध्यान दें। और इनको सारी क्लासों को आप देखिएगा, है ना। वो भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रटने की कोई बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। घोषत्व के आधार पर एक होता है अघोष व्यंजन, एग्जाम आपने बहुत दिए होंगे, अघोष व्यंजन पूछ दिए जाते हैं, घोष व्यंजन पूछ दिए जाते हैं, बच्चों को नहीं पता होते हैं, एग्जाम में देखते हैं। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं और घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं फटाफट। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण वो क्या होता है, वो हमारा होता है, कौन सा होता है, अघोष व्यंजन। अघोष ध्वनि होती है, पहला और दूसरा। पहला दूसरा कौन सा, जैसे हमने कंठस्थ व्यंजन बताया था आपको, कंठ व्यंजन होता है, कंठ व्यंजन एक तालु व्यंजन को तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तो आप पहला कौन सा, क हो गया, कंठस्थ का पहला क्या होता है, क, तो क ले लीजिएगा इसमें अघोष में, तो के ले लिया। दूसरा कौन सा होता है, ख, तो मैंने ख ले लिया। ऐसे तालव्य का, तालु का कौन सा पहला होता है, च होता है, तो मैंने च ले लिया। दूसरा क्या होता है, ख होता है, मैंने दूसरा वर्ड ले लिया। तो आप ये समझ जाएं कि पहला और दूसरा वर्ड व्यंजन का वही हमारा अघोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन की नंबर 1 पहचान यही है कि पहला और दूसरा वर्ड हमारा कौन सा होता है, वो हमारे अघोष व्यंजन होता है। कौन सा होता है, अघोष व्यंजन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो आपने समझ लिया कि अघोष व्यंजन ये हो गए। अब हमारी घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी आपको जाने। कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि अघोष तो आपने जान लिया, अघोष ये है, अगर घोष पूछ दिया गया तो आप क्या करोगे, तो आपको घोष जानने की भी आपको ज़रूरत है। तो घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, लगातार तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ड कौन कौन सा होता है, तीसरा। देखो क और ख वो तो हमारा अघोष का हो गया, और घोष का हमारा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा ले लीजिएगा, क ख छोड़ दीजिएगा, तीसरा कौन सा, ग, घ और खाली। ये क्या हो गया, तीसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड कौन सा हो गया, ख हो गया, ख छोड़ दिया, क और ख छोड़ दिया, ग ले लिया। घ तो चौथे में पहुंच जाएगा, पांचवें पहुंच जाए, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, तीसरा और चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ले लीजिएगा। तीसरा मैंने लिया ग, घ, ड़, खाली, पांचवा ले लिया, तीसरा भी, चौथा, पांचवा। इसी तरीके में च, छ छोड़ दीजिएगा, ज, झ, झ खाली। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, हर वर्ड कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 लाइन में एक, क, ख, ग, घ, ड़ खाली, च, छ, ज, झ, ड़ खाली। ऐसे लीजिए, कैसे लेकर माँ तक के जो सभी वर्ड आते हैं उनमें से आप ले लीजिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, वही हमारा घोष व्यंजन होता है। अघोष व्यंजन में नंबर 1 यही पहचान होती है कि पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वर्ड का, जो पांचों वर्ड होते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ड जो होते हैं उनका तीसरा, वो पहला, दूसरा लीजिएगा अघोष हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ड होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होता है तो पहला, दूसरा करके लिख लीजिएगा पॉइंट बना के, और घोष में लिख लिया, तीसरा, चौथा और पांचवा लिख लीजिएगा। कभी भी अपनी ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राण तत्व के आधार पर। अभी हमने क्या पढ़ा था, घोष तत्व के आधार पर, है ना, घोष तत्व के आधार पर। अब प्राण तत्व के, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपने एग्जाम दिया होगा, टेट का भी एग्जाम दिया है, तभी तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, और पहली बार में ही आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण। तो पहले हम जानेंगे किसको, अल्प प्राण को हम जानेंगे।
अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होती है। पहला, तीसरा और पांचवा, जो पहला, तीसरा और पांचवा लगातार देख लिया, एक को छोड़ दो, पहला ले लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा हो गया, चौथा छोड़ दिया, पांचवा ले, एक छोड़ के एक ले लीजिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा वो हमारा कौन सा होता, अल्प। अल्प मीन्स क्या होता, आधा। अब आधा को समझ के एक ट्रिक समझ लीजिएगा, मैंने आधा को मतलब आधा मतलब मैंने एक को छोड़ दिया, एक ले लिया पहले, फिर दो को छोड़ दिया, तीसरा ले लिया, तीसरा को ले लिया, चौथा को छोड़ दिया और पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ण भी हमारे कौन से होते हैं, अल्प प्राण ध्वनि होती है। क्या होती है, अल्प प्राण ध्वनि होती है। इसी प्रकार देखेंगे महाप्राण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होती है। कौन सी होती है, महाप्राण ध्वनि होती है। समझ जाएं कि अल्प प्राण में एक छोड़ दीजिए, पहला ले लिया, तीसरा ले लिया और हमने पांचवा ले लिया। अब जो हमारे छूटे हुए हैं महाप्राण में, वो समझे दूसरा और चौथा छूट गया था इसमें, तो दूसरा और चौथा हमने ले लिया, तो वो हमारे कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। क्या हो गए, महाप्राण हो गए। तो प्राण तत्व के आधार पर दो ही होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। घोष तत्व के आधार पर घोष और अघोष, दो आपने याद कर लिए, ये भी आपको याद हो गए, उम्मीद है मुझे, ठीक है ना। अगर याद नहीं होते तो वो जिस तरीके से मैंने ये चीज़ें नोट कर रखी, नोट्स बनाते रहिएगा, शॉर्ट नोट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होते रहेंगे, है ना। यहाँ पर रटने की बात नहीं, आप समझने की बात होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये समझो, आप यहाँ पे अभी तक आपने जितना ये डिटेल वाली चीज़ें पढ़ ली, आपने स्वरों का उच्चारण स्थान जो हमारी क्लास हो चुकी है उसे आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जो हमारी आज की जो क्लास थी वो किसकी है, आज की क्लास जो हमारी है वो है व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वो आपने पढ़ लिया, है ना। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी विचार से, तो आपको कैसे पता होगा कि इसका आंसर ये सही है। आप लोग ये तो पढ़ लिया आपने, डिटेल वाली सारी चीज़ें सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ये सोचते हो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा कैसे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो वो चीज़ हम बताएंगे। यहाँ से आपको वर्ड विचार से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। नंबर 1 है हमारा कौन सा, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो ध्वनि है उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ए है कौन सा, स्वर, वी है व्यंजन, डी है वर्ण, सी है वर्ण और डी है अक्षर। तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं बताइए। अगर आपने यहाँ तक आपने डिटेल वाली सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो इसका आंसर आप बताएं कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो ध्वनि होती है वो हमारी कौन सी होती है, समझे इसको, ए है स्वर होती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए है ए, वी है ओ, सी है औ और डी है उपरोक्त सभी। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, हम संयुक्त स्वर आपको पढ़ा चुके हैं। संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, संयुक्त स्वर अलग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आपको संयुक्त स्वर बताने हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं बताएं। संयुक्त स्वर होते हैं आपके सभी, ए भी होता है, ओ भी होता है और औ भी होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो किसे कहते हैं। ए है अक्षर, वी है वर्ण, सी है शब्द और डी है व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं बताएं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण। वर्ण क्या होता है, अक्षर होता है, एक ही बात होती है, एक कह लीजिए बी वर्ण, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अयोग्य वाय को क्या कहा जाता है? ए है अनुनासिक स्वर या अनुस्वार, वी है अनुनासिक, सी है विसर्ग, डी है हलन। तो अयोग्य वाय को क्या कहा जाता है बताएं। सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि आप लोगों ने डिटेल वाली सारी चीज़ें पढ़ रखी है ना, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक जो क्लास देखता है ना, उसे हर चीज़ पता हो ही जाती है, और जो चीज़ नहीं होती है उसको नोट जरूर कर लें। शॉर्ट नोट बनाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा विसर्ग। अयोग्य वाय को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? अभी हम आपको जस्ट अभी बता चुके हैं कि अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और घोष ध्वनियाँ क्या होती हैं। घोषत्व के आधार पर, एक प्राण तत्व के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण भी बता चुके हैं, अघोष अघोष भी बता चुके हैं। तो अघोष ध्वनियाँ पूछी गई हैं, अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है बताएं। ए है वर्ग की पहली ध्वनि, वी है वर्ग की दूसरी ध्वनि, सी है वर्ग की तीसरी ध्वनि, और डी है ए और वी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं फटाफट इसका। तो अघोष ध्वनि वही होती है जो वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि होती है। वो कौन सी होती है? अघोष ध्वनि होती है। तो आपको पता हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ए है वर्ग की पांचवी ध्वनि, वी है वर्ग की दूसरी ध्वनि, सी है वर्ग की चौथी ध्वनि, डी है वी और सी दोनों। तो महाप्राणी जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वी और सी। दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वो हमारी कौन सी होती है? महाप्राण ध्वनि होती है। तो महाप्राण ध्वनियाँ तो आपको पता ही हो गया। दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वो हमारी महाप्राण होती है, और जबकि अल्पप्राण ध्वनि होती है वो कौन सी होती है? पहली और तीसरी और पांचवी। पहली, तीसरी और पांचवी ये क्या होती है? अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं, और महाप्राण होती हैं दूसरी और चौथी ध्वनि हमारी कौन सी होती है? महाप्राण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंतस्था व्यंजन कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए। या, र, ल, व, ये क्या होते हैं? ए है या, वी है र, और सी है ल, और डी है उपरोक्त सभी। तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि या, र, ल और व ये क्या होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है व वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? ए है ओष्ठ्य, वी है दंतोष्ठ्य, सी है दालव्य, और डी है मूर्धन्य। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वर्ड का। ये हम बता चुके हैं आपको कि व केवल एक ही वर्ड होता है। वो कौन सा होता है बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य ओनली व होता है, वही हमारा क्या होता है? दंतोष्ठ्य वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 6 छतरी वाला है। 6 त्रय अज्ञ हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार का व्यंजन है? ए है अंतस्थ व्यंजन, बी है पार्श्विक व्यंजन, सी है संयुक्त व्यंजन, डी है लुंठित व्यंजन। तो ये हमारे कौन से वर्ण व्यंजन हो गए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ए है कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, बी है पार्श्विक व्यंजन, सी है संयुक्त व्यंजन, डी है लुंठित व्यंजन। तो तीनों ये वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं ये आपको पता होगा कि ये हमारे कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है लास्ट, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? ए है ड, और बी है ढ, सी है स्त्र, और डी है ए और बी दोनों। तो बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उच्छिप्त व्यंजन। जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं
तो उच्छिष्ट व्यंजन जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं डे और ढे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी वर्णमाला के उच्छिष्ट व्यंजन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अभी तक बीच में मैंने नहीं बोला आपसे, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देव एग्जाम स्टडीज ये हमारा चैनल है। इस तरीके का लोगो होगा DEV देव, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जो पिछली वीडियो जितनी हो चुकी हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आपसे मुझे उम्मीद है। इतनी मेहनत लगती है इन क्लासों को बनाने में, आपको देने में, ठीक है ना। तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, देव एग्जाम स्टडीज है, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ से ये सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी और वहाँ पे आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और क्या आपको चाहिए नोट्स में वो भी आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे आपको नहीं लगेंगे यहाँ से, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि सभी चैनल पे क्या होता है कि सभी पैसों से ही सब नोट्स देते हैं, ये कराते, लेकिन नहीं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल पैसे कहीं भी देने की, आपको एक पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में पढ़िएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी। जो चीज़ नहीं आती है वो यहाँ पर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे लिए बताएं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, वही आपको वहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा मेरे लिए। थैंक यू फॉर वीडियो। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।